हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम करेंगे ईवीएस पेडागोजी के 2022-23 यानी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके ईवीएस पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे डेट वाइज। ठीक है। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ। अभी रिसेंटली मैंने कल ही क्लास अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो हिंदी पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की थी इसी यूट्यूब चैनल पर, वो सारी क्लासेस डिलीट हो चुकी थी एंड आई डोंट हैव आइडिया दैट वो कैसे डिलीट हुई, क्या हुआ। लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि वो जो सारी क्लासेस हैं उनका बैकअप है मेरे पास, तो मैं उनको री अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उनको आपके लिए फिर से री अपलोड करूँगी और जो भी जहाँ भी आपकी क्लासेस चल रही थी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, तो आपको फिर से हिंदी पेडागोजी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। तो मैं फिर से प्लेलिस्ट बना दूँगी और 2 दिन में जो है मैं सारी क्लासेस अपलोड कर दूँगी जो भी डिलीट हुई थी। क्योंकि मेरे फ़ोन में एक सिस्टम है कि जो भी डिलीट करते हैं क्लास, अब वहाँ यूट्यूब से तो देखिए कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन मैं उनको री अपलोड कर सकती हूँ, दोबारा से अपलोड कर सकती हूँ। मेरे पास जो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की थी वो मेरे पास हैं। ठीक है। बैकअप मिल गया है मुझे उनका, तो मैं वो आपके लिए दोबारा से री अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है। तो चलिए, मैं बताने वाली थी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी की फर्स्ट क्लास है ये हमारी। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे 17 जनवरी 2023 में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। और देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर है आपके लिए मस्ट है। अगर आप देखिए आपने प्रीवियस ईयर कर लिए हैं और 2022 से 23 के नहीं किए तो एज ए रिवीजन आप इसको देख सकते हो और कैसे भी देखिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इसको कैसे भी ले सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। ठीक है। आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हो। ठीक है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूसली चलने वाली है और इंग्लिश की सारी क्लासेस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं, जस्ट 1 क्लास रह गई है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। यानी कि ईवीएस के जो टीचर हैं उनकी विशेषता आपको बतानी है। विषय वस्तु संचारक, अधिगम सहजकर्ता, सह अधिगमकर्ता, व्यवहार रूपांतरकर्ता और लास्ट है आपका विषय वस्तु संचारक। तो इसके नीचे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए, इससे ना आपको एक आइडिया मिल जाता है। आपको आंसर में सिर्फ इससे हमें क्या पता चल रहा है, पता है कि आपके सिर्फ 2 ही आंसर इसमें से करेक्ट होंगे, या तो ए और बी या ए और ई, बी और सी या फिर बी और डी। तो ये तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि इनमें से कोई 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या है, सही हैं। ठीक है। और इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी एंड सी, अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगम करता। ठीक है। तो ये थे आपके 2 करेक्ट आंसर, अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगम करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व क्या है। तो बज समूह का दायित्व क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना क्या कहलाता है, बज समूह का रेस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, वैसे भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे इसमें। फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना, ईवीएस संपादन का आकलन करना, लक्ष्यों का। ठीक है। तो समूह से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 ही है, तो यही आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जंगल भ्रमण के दौरान शिमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। शिमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उगाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगेंगे तो हमारी प्रजाति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। सॉरी, हमारी नहीं तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि वो जो है प्लांट को तोड़ने की बोल रही थी कि उसे अपने बगीचे में लगाना है। तो टीचर ने उसको क्या समझाया है कि अगर आप इस तरीके से पेड़ तोड़ोगे तो और भी बच्चे तो वो भी बोलने लगेंगे पेड़ तोड़ने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टीचर है वो किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है वो आपको बताना है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने की जागरूकता, और लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर 4 या डी बोल सकते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो देखिए, हमें फिर से जाना है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना पूरा क्वेश्चन देख लिया करो, क्वेश्चन कितना बड़ा है क्या है। अब आप यहाँ फिर से ऑप्शंस पर जाएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर 3 आंसर जो है सही है, या तो ABC सही रहेगा या BCD या फिर ACD या फिर ABD। ठीक है। अब यही आपको गैस करना है। तो अगर हम देखते हैं, देखिए अब ऐसे में पता है सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, नेगेटिव ढूंढने का। यहाँ ऑप्शन नंबर अगर 4 देखते हो, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो यहाँ पर कुछ कार्यवाही से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपका यही आप गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाता है तो A, B और C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस हिसाब से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। यानी कि किसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए जो है कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी यहाँ सबसे बेस्ट रहेगी। आप सभी को पता है समस्या की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कौन सी विधि यहाँ पर अच्छी रहेगी, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है।
इसके लिए रेवती को निम्न में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो रेवती है, मान लीजिए टीचर है वो, ठीक है, वो बच्चों को बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है कि बीज किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो वो जो है किस संसाधन का यहाँ पर उपयोग करना उसको चाहिए, वो आपको बताना है। सामुदायिक, संस्थागत, प्राकृतिक या फिर प्रौद्योगिकी। तो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ईवीएस कक्षा में छात्रों को बहुत सारे प्रश्न पूछने से, अब ईवीएस हो या फिर कोई और क्लास हो, प्रश्न पूछने से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं। यानी कि देखिए, अगर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि उनको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। तभी क्वेश्चंस जो है, देखिए क्वेश्चंस कब राइज होते हैं हमारे माइंड में, जब कोई चीज़ हमें समझ में आती है, समझ में नहीं आती है, ठीक है, हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तभी हमारे माइंड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बंद हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारे पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता को इसमें से क्या करना चाहिए, ठीक है। स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीना सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट, स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु यानी बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, इसलिए बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है, स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के कैन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है, यानी कि जो उनके कैन में पानी है वो ज़्यादा सुरक्षित है नदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट क्या है, वो नदी के पानी और पानी के कैन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो पानी को ऑब्जर्व करे कि नदी के पानी और कैन में जो पानी है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्रभावी विचार विमर्श मूल विषय से हट जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, आलोचना शामिल करता है, सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या करता है हमारा, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि एनकरेज पार्टिसिपेशन। इफेक्टिव डिस्कशन क्या करता है, अपने पार्टिसिपेशन को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया, टेसी एक लड़के या लड़की का कुछ का भी नाम हो सकता है, ठीक है, कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी, ठीक है। ये टेसी ने बोला है कि लड़के तो मिट्टी खोदेंगे और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती। कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप में ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बिल्कुल गलत, तुलना नहीं करनी है हमें कभी भी गर्ल्स बॉयज़ की। बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए, बिल्कुल गलत, ऐसा भी नहीं है, लड़के भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ भी कंपैरिजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। और लास्ट है हमारा, बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़की और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्या सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो इस जो टॉपिक है ना, लड़के और लड़कियों को, कि लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए, लड़कियों को नहीं खोदना चाहिए, या लड़कियों में समझ ज़्यादा होती है, लड़कों में नहीं होती है, ठीक है। तो इससे हमें बच्चों की थिंकिंग का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृत्ति के क्षेत्रों से, यानी कि उसकी एजुकेशनल और नॉन एजुकेशन दोनों फील्ड के वृत्ति से रिलेटेड होता है हमारा व्यापक। व्यापक का मतलब हो गया बहुत बड़ा, यानी उसमें दोनों ही फील्ड आपके इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है वो आपको बताना है, प्रोसेस स्किल आपको बतानी है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर आपको इन सबको पढ़ने से पहले आपको देखना है, देखिए जब भी आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देना, तो आप ऑप्शंस पर जाना कि आंसर में हमसे कितने ऑप्शन को जो है टिक करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ही ऑप्शन इसमें से सही होने वाले हैं, वही हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर सवाल उठाना, इट मीन्स यहाँ पर कोई प्रोसेस हुई होगी। अगर हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, परीक्षण करना, कोई टेस्ट कर रहे हैं तो भी एक प्रोसेस हुई होगी। उसके बाद अगर हम एफ देखते हैं, कन्वर्सेशन में भी प्रोसेस होती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं जी और एच, अगर हम इनको भी देखते हैं तो निष्कर्ष में परिवर्तन और आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये पाँचों चीज़ आपकी क्या है, इन पाँचों में आपका क्या है, प्रोसेस स्किल यूज़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, ईवीएस का शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, बिल्कुल गलत, शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अवैयक्तिक होनी चाहिए। आई होप कि इसका आंसर सभी ने सही किया होगा, किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। सबसे पॉजिटिव और राइट आंसर है यहाँ पर छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा, ठीक है। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई, सोहा के बीज तारा के बीज से बड़े आकार के थे।
अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, कौन से 20 बड़े आकार के पौधे बनाएंगे? विद्यार्थियों के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होगी? यानी कि 2 तरीके के बीज लाए और जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि जो छोटे बीज हैं वो बड़े पौधे उगाएंगे या बड़े बीज हैं वो, तो ये कौन सी प्रक्रिया इसमें से उपयुक्त होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। तो बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे उगाएंगे, छोटे आकार के बीजों से छोटे, बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसे उगाएंगे, और बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से पेड़ बड़े पौधे उगाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए हमें थोड़ी ना पता है, बच्चों को थोड़ी ना पता होगा कि बड़ों से उगेंगे या फिर छोटों से उगेंगे, वो तो उनको बोकर ही देखना पड़ेगा बीजों को कि बड़े उगेंगे या छोटे उगेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल 1 to 5 की बात हो रही है यहाँ पर। प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या है आपका, ये बताना है आपका, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो प्रयोगात्मक कार्य जो होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। देखिए शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा नहीं देना है, हमें छात्र की भूमिका को बढ़ावा देना है, छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए कुछ जब प्रैक्टिकली हम चीज़ों को करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हमारे हमारी जो इंद्रियां होती हैं ना, हमारे जो सेंसेस होते हैं, वो सारे सेंसेस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित करना चाहती है, यानी कि क्लासिफिकेशन को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वो एक एक्टिविटी कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। सवाना को क्या करना चाहिए, ठीक है। रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और धातु के साथ रखा जाए। रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है, उन्हें फलों के साथ रखा जाना चाहिए। रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है, या फिर वो उसको समझाना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको समझाना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। तो ये थे 17 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले ईवीएस पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। देखिए ईवीएस पेडागोजी भी कुछ डिफरेंट नहीं होती है, अदर पेडागोजी की जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं की तरह होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते टाइम ही बता दूंगी, जो टॉपिक्स अलग से पूछे जाते हैं ईवीएस में। बाकी ईवीएस के टैग वर्ड्स आप देख लेना, मैंने क्लास जो है अपलोड कर दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।